और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला किया है। मायावती ने यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे वाले बयान पर निशाना साधते हुए बड़ा प्रहार कांग्रेस पर किया है। मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि यूपी में कांग्रेस की हालत खराब है। मायावती का प्रियंका पर बड़ा प्रहार। यहां पर मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से प्रियंका ने यू टर्न लिया है, उससे कांग्रेस को वोट देना, अपना वोट बर्बाद करना है। तो आप देख सकते हैं, अब मायावती भी विधानसभा चुनाव 2022 में एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। मायावती ने प्रियंका गांधी पर बड़ा वार यहां पर किया है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जो बयान दिया था, उसको लेकर अब मायावती हमलावर हो गई हैं और कह रही हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यू टर्न लिया है, उसी तरह से कांग्रेस को वोट देना, अपना वोट बर्बाद करना है। मायावती का कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर बड़ा प्रहार ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको बता दें। यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित। मायावती का प्रियंका गांधी पर कड़ा प्रहार, क्या माने मायावती को कहीं ये डर तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस उनके वोट जो है वो छीन लेंगी, इसलिए कांग्रेस पे उन्होंने सबसे पहले हमला बोला है? यहाँ बिल्कुल कांग्रेस पर हमला बोला है मायावती ने। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने आप को सबसे पहले तो यूपी का चेहरा बताया और फिर दूसरे ही दिन यू टर्न लेते हुए कहा कि वो जिस तरीके से पत्रकार लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे, गुस्से में आके चिढ़कर उन्होंने अपना चेहरा बता दिया था। तो अब मायावती ने एक बड़ा हमला किया, कहा है कि जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, बरेली से अभी जो उम्मीदवार थे, उन्होंने बीते कल समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इसको लेकर भी हमला किया कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो खुद ही पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे। तो ऐसे में लोगों को जानने की आवश्यकता है कि वो अपना वोट खराब ना करे, बर्बाद ना करे और बहुजन समाज पार्टी के साथ आए। तो ये एक बड़ा हमला है मायावती के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर। और कहीं ना कहीं एक डर भी सता रहा है कि कहीं कहा जाता है कि जो दलित वोट बैंक था वो पहले कांग्रेस के पास था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी कांशीराम के पास आया, फिर मायावती के पास आया बहुजन समाज पार्टी के पास। तो कहीं वापस दलित वोट बैंक में कहीं बंटवारा ना लगे, सेंध ना लगे, तो उसको लेकर डैमेज कंट्रोल की भी स्थिति के तौर पर इसको देखी जा रही है। शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। वहीं कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद मेरठ पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार की जमकर कमियां गिनाई और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने 6 विधानसभा सीट पदाधिकारियों और उम्मीदवारों से मुलाकात करके उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। मैं अभी किराना से आ रहा हूं। मैं किराना 2014 में भी गया था, 2013 में भी गया था, 2017 में भी गया था। तब लोगों के आंख में भय था, आशंकाएं थी, पलायन हो रहा था। लोग अपना घर छोड़कर पुश्तैनी हवेलियां औने पौने दाम पर बेचकर जाने को मजबूर हुए थे। आज उन्हीं परिवारों के घर में चाय पीकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता और शांति देखकर बड़ा सुकून। अखिलेश बाबू, आपके 5 साल में जो हुआ है गुना 5 कर जरा हिसाब मिला दीजिए, नहीं होगा। आप क्या विकास की बात करेंगे? विकास आप नहीं कर सकते हो। जो जाति की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए माफिया और गुंडाओं को खुले छूट मिलती है, वो लोग विकास नहीं कर सकते। तो कोरोना जब आया, मेरे डिपार्टमेंट ही इसका रिव्यू कर रहा था। मैं अभी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भय मुझे उत्तर प्रदेश का था, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। प्रत्याशी मत देखिएगा, विधानसभा मत देखिए,
कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक बिल लेकर मैं संसद के सामने गया, धारा 370 को समाप्त करने का, 35A को समाप्त कर। आप मुझे बताइए, कश्मीर देश का अभिन्न अंग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब ये सपा बसपा कांग्रेस को पूछिएगा, आपका वोट कहां था उस दिन और क्यों था? सपा बसपा कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक प्यारी थी। हमने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि हमें भारत माता। गोली किसने चलाई थी? कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? डंडे किसने लगाए? छोड़िए, सब जानते हैं, मैं तो अखिलेश जी को पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 बड़ी योजनाएं लेकर आई है। जो योजनाएं चालू हो गई है 60 साल से लटकी थी। 4 का तो भूमि पूजन नेहरू जी ने किया था, ये राहुल बाबा उनकी चौथी पीढ़ी है, मगर योजना पूरी नहीं हुई थी। मोदी जी ने सब योजनाओं को चालू किया है। वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने पलायन के आरोपों को खारिज किया है और कहा कि बीजेपी से बेवजह मुद्दा बना रही है। पहले चरण में चुनाव होना है और पूरी कैंपेनिंग की सुई जो है वो कैराना पर आकर अटक गई है। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह से हो रहा है? कैराना मुद्दा बन रहा है, चाहे बड़े नेता अपनी आवाज़ उठा रहे हैं या फिर नाहिद हसन का टिकट हुआ था उसको लेकर बीजेपी ने अटैक किया था। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है और क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? ऐसा साफ है, आप देखेंगे अगर तो सिर्फ पोलराइज करने की एक साजिश है और कोशिश है, तो इसीलिए इस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता इससे ग्राउंड पे कोई भी फ़र्क पड़ेगा और साफ जाहिर है कि सरकार ने कोई काम करा नहीं 5 साल तक। अगर इन्होंने काम किया होता तो इनके मुद्दे काम के होते, लेकिन क्योंकि काम नहीं है तो इसीलिए ये सब मुद्दे हैं, पर इससे कोई फ़र्क ऑन ग्राउंड नहीं पड़ेगा। इकरा, आपने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है, क्या आपको खतरा है कि नाहिद हसन का जो पर्चा है वो रिजेक्ट हो सकता है? सेफ साइड के लिए आपने जी हाँ, सेफ साइड के लिए हमने किया है क्योंकि नाहिद हसन जी को उन पे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और सिर्फ इसी साजिश के तहत कि उन्हें चुनाव से दूर रखा जाए, जिसमें ये इन्होंने अपने हथकंडे सभी आजमा लिए। वहीं कैराना से बीजेपी ने एक बार फिर मृगांका सिंह को टिकट दिया है। मृगांका ने इकरा हसन के उलट पलायन को कैराना का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। पलायन मुद्दा है क्योंकि पहले आपने 2017 के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था खूब और अब फिर से इसकी चर्चाएं हो रही हैं। पलायन तो अब अपराधियों का हुआ है पिछले 5 वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है और योगी जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर जो उन्होंने एक ज़ीरो टॉलरेंस का व्यवहार किया है, तो पलायन अपराधियों का कैराना से हो चुका है। लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी है, जो हसन फैमिली है, अभी हम इकरा हसन से बात कर रहे थे, नाहिद हसन जेल में, वो कह रही हैं कि पलायन हुआ ही नहीं, कुछ लोग आर्थिक मजबूती के लिए गए थे, वो इसको खारिज करती हैं। ये तो आप स्वयं भी जांच कर सकते हैं यहाँ पर कैराना शहर में घूमकर, यहाँ के गांव में घूमकर, कि यहाँ पर लोग अंधेरे के बाद शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे। गांव से कोई व्यक्ति अगर शहर आया हो तो वो गांव लौटने में संकोच करता था कि कहीं उसकी राहजनी ना हो जाए, उसके साथ लूटपाट ना हो जाए या हत्या ना हो जाए। मैम, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं पलायन के मुद्दे के बहाने, इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें कोई और बात तो है ही नहीं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं। आज वो कैराना पहुंचे और मेरठ भी आए। मेरठ से उन्होंने साफ संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को
देने की कोशिश की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता भाजपा की नीतियों और भाजपा की योजनाओं को ध्यान में रखकर वोट दें। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ से, क्रांति की धरती से क्या संदेश दिया अमित शाह ने? उन्होंने योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी, जानकारी देने में सफलता हासिल की है। 5 साल की बसपा की सरकार और सपा की सरकारें जो पिछले दिनों रही हैं, उनके कार्यकाल में जनता से जुड़े हुए बिंदुओं पर हुए काम और अपने 5 साल के योगी सरकार के काम जो केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन से हुए, उसके बारे में विस्तार से तुलनात्मक विवरण देने का काम किया। और प्रबुद्ध जनों की बैठक में इसलिए किया कि प्रबुद्ध जन ओपिनियन मेकर होते हैं, ये ओपिनियन बनाएंगे और जनता में हमारा विश्वास बढ़ेगा। कैराना में उन्होंने बोला कि पलायन करने वाले पलायन कर गए, इसका क्या मैसेज है? साफ तौर पर मैसेज है कि रहना होगा तो कानून के हिसाब से, और कानून के हिसाब से नहीं रहना तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सीमा खाली कर दो। डॉक्टर साहब, अभी मेरठ में अमित शाह जी ने बोला कि आप ये मत देखिए कि विधानसभा में प्रत्याशी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और सिर्फ भारत माता की तस्वीर। कायदे की बात है। कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री, कमल का फूल हमारा विधायक, कमल का फूल हमारी सरकार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि पश्चिमी यूपी में 80 बनाम 20 का चुनाव है। 80% चौधरी चरण सिंह के अनुयायी बनाम 20% जिन्ना के अनुयायी हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम यूपी में 80 बनाम 20 का चुनाव है। 80% चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी बनाम 20% जिन्ना के अनुयायी हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में घर घर संपर्क अभियान करेंगे। दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम और नेहरू नगर में घर घर प्रचार करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के चुनावी वादों पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। उनके समय में तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। जब बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे? वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बुलंदशहर में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई और जैसे ही योगी बुलंदशहर के गिरधारी नगर पहुंचे, उन पर फूलों की बरसात होने लगी। मोहल्ले की महिलाओं ने योगी पर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। इस दौरान योगी ने घर घर जाकर प्रचार भी किया और लोगों से बातचीत भी की। साथ ही कुछ लोगों की शिकायतें भी वहां पर सुनी। वहीं बच्चे भी योगी से मिलने के लिए बेताब नजर आए, तो योगी ने भी बच्चों को गोदी में उठाकर प्यार दुलार दिया। सभी लोग अपना आशीर्वाद बना के रखिए। भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग वोट देने जरूर निकलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत भी चुके हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव ने इस सीट से 7 बार जीत हासिल की है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद शिवपाल यादव पार्टी से बाहर हो गए थे। हालांकि 2017 का विधानसभा चुनाव शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। चुनाव से पहले कई इलाकों का दौरा भी किया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद अब वो साइकिल के निशान पर एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और आज के ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम शाम को 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। इस होलोग्राम प्रतिमा को
4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। इस होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह से लगाया गया है जो किसी को नजर नहीं आ सके। होलोग्राम को और प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री साल 2019 से साल 2022 तक के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पीएम ने एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है और लिखा कि सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्र के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नेताजी की 125वीं जयंती पर ट्वीट किया है और लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि देता है। स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उन्होंने जो साहसी कदम उठाए, आजाद हिंद उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं। उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी को याद करते हुए लिखा। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की स्वतंत्रता में नेताजी के अतुलनीय योगदान को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए उनकी जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का अभिनव कार्य किया है। यह आने वाली पीढ़ियों में नेताजी के ओजस्वी विचारों और आदर्शों को सींचने का काम करेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को भारतीय स्वाधीनता संग्राम का महानायक बताया और ट्वीट कर लिखा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे अमर स्वाधीनता मंत्र के उद्घोषक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। जय हिंद। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी संदीप बोल का। संदीप, क्योंकि आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है, आज क्योंकि उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, तो किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त इंडिया गेट पर चूंकि आज फुल डे रिहर्सल है और इस फुल डे रिहर्सल के बाद आज शाम को 6 बजे जो है ये कार्यक्रम होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पे जो कैनोपी है जिसके नीचे सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगनी है, ग्रेनाइट की प्रतिमा लगनी है। अभी फिलहाल चूंकि प्रतिमा बन रही है इसीलिए अभी उसकी जगह जो है आज एक होलोग्राम का उद्घाटन वो करेंगे और कह सकते हैं कि पूरा सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये जो 26 जनवरी पर्व जो है इसको जो है जो 24 तारीख से शुरू होता था वो अब एक दिन पहले यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस से स्टार्ट होगा और उसी के तहत जो है इस बार पहली बार एक कार्यक्रम रखा गया। खास बात यह है कि जितने भी ऐसे आपदा प्रबंधन के कार्य अभी तक जो देश में किए गए हैं अलग अलग लोगों की तरफ से, अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, उनकी जो है उनको बाकायदा एक डेडिकेट किया जा रहा है एक पुरस्कार, जो वो उस वक्त जो है वो वहां पे पुरस्कार भी वितरित करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। शाम को 6 बजे के आसपास का समय अभी बताया जा रहा है। फिलहाल हालांकि बहुत ज्यादा तरीके से जानकारी साझा नहीं की गई है कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम फिलहाल साझा नहीं किया गया, लेकिन जो हमें पता है कि 6 बजे जो है शाम को प्रधानमंत्री इंडिया गेट के पास जाएंगे और जहां पे इसका अनावरण करेंगे। ठीक है संदीप, आप बने रहे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नेताजी के बलिदान को याद कर लिखा। उन्होंने लिखा कि अपने अदम्य साहस और योगदान से करोड़ों लोगों में स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। देश के प्रति नेताजी का बलिदान हमें राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, लेकिन बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। 26 जनवरी की परेड में पश्चिम बंगाल सरकार ने ये आरोप लगाए थे कि हम उनकी झांकी उतारना चाहते थे लेकिन हमें उसको लेकर मना कर दिया। लेकिन उसके बाद सरकार का फिर ये बयान आया कि इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। तो ये विवाद और ये प्रतिमा दोनों को किस तरह से देखा जाए?
देखिए विवाद तो जहां तक मुझे लगता है कि किसी कोई आधार विवाद का नहीं था, क्योंकि झांकियों की अगर हम लोग बात करें, जब से ये यहाँ पे राजपथ पर झांकियां निकलती है तब से बाकायदा कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि कौन सी झांकी को जो है शामिल किया जाना है। तो इसी के चलते जो है इस बार पश्चिम बंगाल का नंबर नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल की तरफ से ये झांकी की बात जरूर कही गई थी कि हम अपनी झांकी में सुभाष चंद्र बोस जी की झांकी निकालने वाले थे, लेकिन ये एक टेक्निकल मामला है। टेक्निकलिटीज में जो है उसके तहत काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। इसमें बाकायदा एक्सपर्ट पैनल होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी झांकी राजपथ पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है, क्योंकि पहले से ही जो है प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं और सरकार ने जो है ये साफ कर दिया था कि 26 जनवरी समारोह जो है वो एक दिन पहले शुरू होगा, 24 की जगह 23 से। और इस बार जो है उनका 125वां जन्मोत्सव है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो दी जा रही है। इसको किसी भी कंट्रोवर्सी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये पहले से ही सरकार की नीयत थी कि सुभाष चंद्र बोस के लिए एक ऐसा मुकाम उनको दिया जाना है जो कि काफी लंबे समय से वो वंचित थे। तो उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हालांकि नेताजी जो है बिल्कुल विवाद अपनी जगह है, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आज हम आजाद भारत में जी भी रहे हैं। आज उनको पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि देश 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाएगा। इस मौके पर राजपथ पर शानदार परेड का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए अब से कुछ देर बाद राजपथ पर सेना फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी, जिसमें राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत की एक झलक नजर आएगी। तो देश की सांस्कृतिक झलक भी इसमें देखने को मिलेगी। इस दौरान भारत के कई लड़ाकू विमानों का भी शौर्य देखने को मिलेगा। एक बार फिर रुक करते हैं, संदीप लगातार हमारे साथ बने। संदीप, कितनी देर में ये फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू होने वाली है और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस? देखिए इसकी ये जो फुल ड्रेस रिहर्सल है, यानी कि इसमें वो सारी चीजें होंगी जो कि शायद पहली बार इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि सेना के जो अंग है, सेना के जो मार्चिंग कंटिजेंट है, वो आजादी से पहले से लेकर अब तक के जितने भी यूनिफॉर्म के बदले गए हैं, कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदले गए हैं, उन यूनिफॉर्म में जो है वो मार्च पास करेंगे। चाहे वो 65 की लड़ाई में हो, 62 की लड़ाई में हो, 71 की लड़ाई में जो यूनिफॉर्म उस टाइम जो है कॉम्बैट के वक्त पहने गए थे, वो इस बार जो है उसी के साथ जो है वो लोग वो पहनकर जो है कदमताल करेंगे। साथ ही उसी वक्त की जो वेपनरी सिस्टम जिससे कि लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी जो इसमें शामिल होगा। साथ ही इंडिजीनियस जो हम लोगों ने आज की तारीख में भारत ने अपने आप को मजबूत किया है, पुराने समय के हथियार और जो टैंक्स जो कि तब हम यूज करते थे, आज के जो हमने अपने बनाए हैं वो भी इस पर प्रदर्शित किया जाएगा। क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो 75 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है 75 एयरक्राफ्ट जो है वो इस बार फ्लाई पास का हिस्सा होंगे। ठीक है संदीप, बने रहे हमारे साथ। वहीं इस साल 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1950 के बाद पहली बार अबाइड विद मी गाने की धुन को हटा दिया गया है। सेना में भारतीयकरण को बढ़ावा देने की कोशिश के तौर पर अब इस धुन की जगह देशभक्ति से सराबोर हिंदी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई जाएगी। इस साल के समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा, जबकि पहले आपको बता दें बीटिंग रिट्रीट समारोह अबाइड विद मी की धुन के साथ खत्म होती थी। इस साल बीटिंग रिट्रीट में कुल 26 धुनें बजाई जाएंगी। इस बार बीटिंग रिट्रीट में पहली बार 1000 से ज्यादा ड्रोन आजादी के 75 साल को समर्पित एक शो भी करेंगे। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश, बर्फबारी और बारिश की वजह से लगातार वहां पर ठंड भी काफी बढ़ गई है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली, शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, डोडा, कटरा की हैं, जहां दिल्ली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर जमकर बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। हालात ये हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से देश के अलग अलग इलाकों में ठंड अपना असर दिखा रही है। शिमला में आप देख सकते हैं किस तरह से जमकर वहां पर बर्फबारी हुई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर
बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान जो है वो लुढ़क गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बर्फबारी के बाद वैष्णो देवी का भवन बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिससे वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में कमी देखने को मिली है। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से यहां जोरदार बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वैष्णो देवी के भवन पर करीब आधा फीट बर्फ जमा हो गई, जिसे हटाने के लिए श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों को काम पर लगाया गया। वहीं बर्फबारी के चलते यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भी थोड़ी कमी आई, लेकिन बहुत से श्रद्धालु बर्फबारी के बीच भी माता के दर्शन के लिए आते हुए दिखाई दिए। वहीं श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कटरा से ये किस तरह से वैष्णो देवी में जमकर बर्फबारी वहां पर हो रही है, और यही वजह है कि इस बर्फबारी की वजह से जो हेलीकॉप्टर सेवा वैष्णो देवी दरबार में होती है, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, और इस बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं काफी शानदार प्राकृतिक सौंदर्य दिखाती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की इन पहाड़ियों में जहां पर माता वैष्णो देवी का ये दरबार है, वहां पर हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो सर्द हवाओं से आप देख सकते हैं किस तरह से देश भर के तमाम पहाड़ ठिठुर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ों की रानी शिमला में तो बर्फबारी के साथ साथ जमकर बारिश भी हो रही है। बर्फबारी और बारिश ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं वहां घूमने पहुंचे पर्यटक इस बर्फबारी से काफी खुश दिख रहे हैं। बर्फबारी के बीच कुछ लोग मस्ती करते भी दिखे। तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर भी जैसे ही पारा नीचे गिर रहा है, वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये बहुत ही राहत भरी खबर है, क्योंकि देश भर के अलग अलग इलाकों से यहां पर टूरिस्ट बर्फबारी देखने आते हैं। और देखिए, जैसे ही बर्फबारी शिमला में शुरू हुई, पर्यटकों ने वहां पर मस्ती करना, नाचना शुरू कर दिया। This was our first time. We have seen the snowfall. कैसे लगा आपको पहले? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Instead of we having so much of corona, तब भी अच्छा लगा। फर्स्ट डे में आते ही जो है इंजॉयमेंट बहुत अच्छा हो गया। आप पूरे ग्रुप में आए हैं स्नोफॉल देखने आए स्पेशली? जी हाँ जी, स्नोफॉल स्पेशली देखने आए। वेदर देख के हम वहाँ से दिल्ली से चले थे। बहुत ही रौनक वाला माहौल है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही चहल पहल है। और मैं यही विशेष दूंगी शिमला को कि ऐसी रौनक भरा ये बना रहे आने वाले सालों में भी। हाँ, डर तो है, पर हाँ प्रिकॉशनरी सारे ले रहे हैं, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह वेयर किया है, तो सब बारी बारी सैनिटाइज करते रहो। पर हाँ, अच्छा है, घूमने के हिसाब से मौसम बहुत अच्छा मिल गया। आज रात में भी होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में हुई बर्फबारी से ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हालात ये हैं कि सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट तक बर्फ जम गई है। लोगों के मकान, गाड़ियां बर्फ से ढक गए हैं। भारी बर्फबारी के बाद इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, बर्फबारी के साथ हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में। देखिए किस तरह से जमकर वहां पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि पर्यटकों के लिए ये बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें और दिक्कतें वहां पर बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और प्लेन्स में जो है बारिश लगातार लगी है। तो आगे पीछे जो हमने 10-15 साल से हम देख रहे हैं, तो इस मौसम में इतनी ठंड नहीं होती थी। आज पहली बार जो है जनवरी के इस दूसरा जो फोर्टनाइट शुरू हुआ है, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ी रही है। हम जब देखते हैं पहाड़ी पे बर्फ़ पड़ी है, तो हम यहाँ से जब देखते हैं तो हमें कुछ अजीब जैसा लगता है कि हमारे डोडो में क्यों नहीं बर्फ़ पड़ी। तो अब बस इंतज़ार है हमें बर्फ़ का कि बर्फ़ कब आए तो हम भी थोड़ा एंजॉय करें, बर्फ़ के साथ तो खेलें। वहीं शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और धर्मशाला में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। कुल्लू और लाहौल में पिछले कई दिनों से मौसम खराब बना हुआ है। बर्फबारी की वजह से कुल्लू में कई सड़कें बंद हो गई हैं। धर्मशाला में तो जमकर बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही। तस्वीरें देखिए किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहां पर भी जमकर बर्फबारी हुई। कुल्लू टूरिस्ट प्लेस है। धर्मशाला, यहां पर देखिए किस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं
वहां पर अब तापमान जो है वो माइनस में चला गया है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में जमकर वहां पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि टूरिस्ट और बागवानों के लिए यह बर्फबारी काफी राहत भरी खबर लाती है, क्योंकि एक तरफ और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की है और इसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नेशनल हॉलिडे घोषित करे। 23 जनवरी को छुट्टी घोषित करने की मांग यहां पर ममता बनर्जी ने की है। तो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। 23 जनवरी को छुट्टी घोषित करने की मांग यहां पर ममता बनर्जी ने कर दी है। आपको बता दें कि देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। सरकार ने इसे पराक्रम दिवस का नाम दिया है। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से यह अपील की है और उन्होंने कहा है कि नेताजी की जयंती पर देश भर में छुट्टी घोषित होनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़की पर मोटरसाइकिल सवार एक आदमी ने तेजाब फेंक दिया। बताया गया कि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और उसके मुताबिक आरोपी लड़की का पति है। दोनों में पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिससे नाराज आदमी ने लड़की पर हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही लड़की साइकिल पर सवार होकर निकली, तभी आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया और उसने चलते चलते सामने से आ रही लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से 9-2-11 भी हो गया, फरार हो गया। हालांकि इस हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। 5 राज्य